एक ऐसा नाम, एक ऐसा शासक जिसने अपने देश को लगभग 3 दशकों तक अपनी लोहे की मुट्ठी में जकड़ कर रखा। सद्दाम हुसैन। इनकी कहानी युद्ध, दमन और आखिरकार पतन की कहानी है। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, जब भी आधुनिक इराक का जिक्र होता है तो सद्दाम हुसैन का नाम सबसे शक्तिशाली और हाँ, सबसे विवादास्पद चेहरों में से एक है। उन्होंने एक ऐसे राज का नेतृत्व किया जहां सच कहूं तो असहमति की कोई जगह ही नहीं थी, और उनके फैसलों ने न सिर्फ इराक बल्कि पूरे मध्य पूर्व का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सत्ता के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंचने का उनका ये जो सफर था वो 1970 के दशक में शुरू हुआ, और देखते ही देखते दशक के अंत तक देश की हर बड़ी और जरूरी संस्था पर उनकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी। 1979 ये वो साल था जो इराक के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इसी साल सद्दाम हुसैन आधिकारिक तौर पर इराक के राष्ट्रपति बने। पर यह महज एक पद बदलना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसे तानाशाही शासन की शुरुआत थी जो अगले लगभग 3 दशकों तक चलने वाला था और लाखों जिंदगियों पर असर डालने वाला था। तो ठीक है, अब जब सत्ता पर पकड़ पूरी तरह से मजबूत हो गई तो सद्दाम का ध्यान देश के अंदर से हटकर अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर गया, और उनके शासन का जो अगला अध्याय है उसे 2 बड़े और बहुत ही विनाशकारी युद्धों ने लिखा। ऐसे युद्ध जिन्होंने इराक को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि उनके शासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जंग में बीता। 1980 में ईरान के साथ एक 8 साल लंबा और बेहद खूनी युद्ध शुरू हुआ, और फिर बस 2 साल की शांति के बाद 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, जिससे खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर की शुरुआत हुई। और हाँ, ये दोनों लड़ाइयाँ एक जैसी बिल्कुल नहीं थीं। एक तरफ ईरान के साथ 8 साल तक चली जंग जिसमें दोनों तरफ इतना ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दूसरी ओर था अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ खाड़ी युद्ध, जो सच कहूं तो एक तरफा सा ही साबित हुआ। 1 साल से भी कम वक्त में इराकी सेना की करारी हार हुई। तो बाहरी युद्धों के बाद अब कहानी का फोकस इराक के अंदर की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर आता है। देश अब जंग के मैदान से नहीं बल्कि एक अलग तरह के दबाव का सामना कर रहा था, एक ऐसा दबाव जो आर्थिक और राजनीतिक था। खाड़ी युद्ध का एक बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया ने मिलकर इराक पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों ने समझ लीजिए कि इराक की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। आम लोगों के लिए खाना, दवाइयाँ और दूसरी जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो गई। लेकिन सद्दाम का शासन सिर्फ बाहरी लड़ाइयों से ही नहीं पहचाना जाता। देश के अंदर जो हो रहा था वो शायद उससे भी ज्यादा भयानक था। मानवाधिकारों का उल्लंघन तो जैसे आम बात थी। कोई भी राजनीतिक विरोध की आवाज उठाता तो उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता था। और सबसे सबसे खौफनाक बात, उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ रासायनिक हथियारों यानी केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। तो अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर हैं जो हमें उन घटनाओं की तरफ ले जाता है जिनकी वजह से सद्दाम हुसैन के दशकों लंबे शासन का पतन हुआ। साल 2003 इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। अमेरिका के नेतृत्व में हमला हुआ और बगदाद में सद्दाम हुसैन की वो बड़ी सी मूर्ति गिरा दी गई। वो एक तस्वीर थी जो उनके लगभग 30 साल के क्रूर शासन के अचानक खत्म होने का एक ताकतवर प्रतीक बन गई। सत्ता से बेदखल होने के बाद सद्दाम को पकड़ लिया गया, और 2006 में पूरी दुनिया ने देखा कि उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया और आखिरकार उन्हें फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन के जीवन और उनके शासन की कहानी का ये एक बहुत ही नाटकीय अंत था। तो अगर संक्षेप में देखें तो ये एक तानाशाह की पूरी यात्रा थी। पहले सत्ता पर कब्जा, फिर 2 विनाशकारी युद्ध, फिर अपने ही लोगों पर क्रूर दमन और अंत में पतन और मौत। लेकिन इस पूरी कहानी की विरासत क्या है, पीछे क्या रह गया? सद्दाम हुसैन की कहानी सोचने पर मजबूर करती है और एक बहुत अहम सवाल खड़ा करती है। कैसे सिर्फ एक नेता के काम, उसके फैसले एक पूरे देश की किस्मत को आने वाली कई पीढ़ियों के लिए तय कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इराक और शायद पूरी दुनिया ढूंढ रही है।